श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ECHS का फार्म आपको कैसे भरना है। दोस्तों, इस समय विभिन्न ECH सेंटरों पर भर्ती निकली हुई है जिनके ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। यदि आप ECHS भर्ती का फार्म भर रहे हैं तो ECHS भर्ती में दो तरह के फार्म होते हैं, जिन दोनों ही तरह के फार्म को भरने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो भी फार्म है आपका, आप उसको सही प्रकार से वीडियो को देखने के बाद भर सकते हैं, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती फार्म में नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले ECHS का यह फॉर्मेट है जो कि एक पेज वाला है। कुछ जगह ECHS के 2 पेज वाले फॉर्मेट होते हैं और कई जगह ECHS का मेडिकल भी मांगते हैं, तो मेडिकल का फॉर्मेट भी मैं आपको भरना इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, सबसे पहले बात करें नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर की, तो इसमें आपको अपने पद का नाम लिखना है। जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, ECHS में जैसे सफाई वाला के पद निकलते हैं, क्लर्क के निकलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, जो भी पद निकला है और जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पद का नाम आपको इसमें लिख देना है। जैसे मुझे चौकीदार के लिए आवेदन करना है तो मुझे यहाँ पर चौकीदार लिखना है। जिसको सफाई वाला के लिए करना है वो सफाई वाला लिखेगा, क्लर्क वाला क्लर्क का, जो भी जिस पद के लिए आवेदन करेगा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपने पद का नाम लिख देगा। नेम ऑफ पोलो क्लिनिक अप्लाइड, जिस भी पोलो क्लिनिक में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो पद आपका निकला है वह उस पोलो क्लिनिक में है, तो ही आप उस पोलो क्लिनिक में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि आप हिसार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हिसार के लिए बहुत सारी पोलो क्लिनिक है, झज्जर है, रोहतक है, महम है, खरखोदा है, और भी कई सारे पोलो क्लिनिक हैं। तो आप यह देखिए कि चौकीदार का पद उनमें से किस पोलो क्लिनिक में रिक्त है और आप किस स्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जैसे हिसार के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ रोहतक पोलो क्लिनिक में, तो रोहतक मुझे यहाँ पर लिख दिया, यानी कि अब मेरी नियुक्ति है वह रोहतक के लिए की जाएगी। उसके बाद नेम में आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम सर्टिफिकेट में है वह आपको साफ सुथरा यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बाद सर्विस नंबर, आर्म सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, रैंक और लास्ट यूनिट सर्व्ड, ये उन्हीं को लिखनी है जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं। उन्हें अपना सर्विस नंबर, आर्म सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, रैंक और यूनिट सर्विस डाल देनी है। बाकियों को, जो सिविलियन आवेदक हैं, उनको इस कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है, जो कि रंगीन होना चाहिए और नवीनतम होना चाहिए। उसके बाद कॉलम नंबर 2 की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको अंकों में लिख देनी है। उसके बाद जो भी फार्म भरने की लास्ट डेट होगी, उस लास्ट डेट के अनुसार आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की हो जाएगी, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद बात करें कॉलम नंबर 3 सेक्स, यानी कि पुरुष आवेदक है तो मेल लिखेगा, महिला आवेदक है तो फीमेल। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, इसमें आपको अपना पूरा डाक पता पिन कोड के साथ लिख देना है। मोबाइल नंबर 1, 2, यदि आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं तो दोनों में आप अपने अलग अलग मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। कम से कम एक मोबाइल नंबर जरूर डालें, क्योंकि कई ECHS स्टेशनों में है वह साक्षात्कार की तिथि है वह मोबाइल के माध्यम से ही बताई जाती है, तो अपना चालू मोबाइल नंबर अवश्य इसमें डालें आप। ईमेल आईडी आप चाहें तो कैपिटल लेटर में भरें, चाहे तो आप स्मॉल लेटर में भरें, लेकिन ईमेल आईडी आप वह भरें जो आपकी वर्तमान में चल रही है, क्योंकि कई बार सूचना है वह फोन पर न देकर ईमेल पर भी दी जाती है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण डालना है। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 8वीं, 5वीं, 10वीं, जो भी आप जहाँ से योग्यता से आवेदन कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ी पोस्ट के लिए, क्लर्क के लिए आवेदन कर रहा है, स्नातक जिसमें योग्यता मांगी गई है तो मैट्रिक, 10+2, ग्रेजुएट का विवरण डाल दे। चौकीदार के लिए 8वीं मांगी गई है तो यहाँ पर मिडिल ईयर ऑफ पासिंग, यानी 8वीं परीक्षा आपने किस सन में पास की थी,
बोर्ड से पास किया तो बोर्ड का नाम लिखें, स्कूल से पास किया, बोर्ड नहीं था आपके वहाँ तो स्कूल का नाम इसमें लिख दें। ईयर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट में यानी कितनी बारी में आपने यह परीक्षा पास की है, एक बारी में, दो बारी में। और उसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपका 8वीं में कितना प्रतिशत था। उच्च योग्यता डालना चाहें तो मैट्रिक, मैट्रिक का ईयर लिखना है, मैट्रिक का बोर्ड लिखना है, मैट्रिक आपने कितने वर्षों में पास की है यानी कितने अटेम्प्ट में पास किया। यदि आपका ड्यू पेपर कंपार्टमेंट था तो एक से अधिक बार में की है यानी कि आपको 2 लिखना है, और पहली बारी में क्लियर हो गई तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आपको 1 लिखना है, और उसके बाद प्रतिशत। इसी तरह 10+2 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी योग्यता है सभी योग्यता आप दर्शा सकते हैं। कॉलम नंबर 6 की बात करें तो पद से संबंधित जो भी अनुभव आपके पास है तो उसका उल्लेख आपको इसमें करना है। सीरियल नंबर में सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, प्लेस ऑफ वर्क, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड डेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट हेल्ड, कहाँ पर आपने काम किया है उस संस्थान या फर्म का नाम और पद का नाम आपको लिखना है। कब से आपने वहाँ पे ज्वाइन किया था वह डेट डालनी है फ्रॉम में, और टू में कब तक आपने काम किया है वह डालना है। ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कितने साल तक आपने काम किया है, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 4 साल, वो सब आपको लिखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, यस लिखना है। नहीं है, काम ही किया है, केवल पद का अनुभव रखते हैं लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर नो लिख देना है। रीजन ऑफ लिविंग, छोड़ने का आपको कारण बताना है कि आपने यह नौकरी क्यों छोड़ दी। जिनके पास अनुभव नहीं है वह नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अन्य कोई भी पैरामेडिकल या मेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो नॉन पैरामेडिकल पोस्ट है उनके लिए यह नॉट एप्लीकेबल रहेगा, उनका ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जिनका रजिस्ट्रेशन होता है जैसे नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन तो उसकी सर्टिफिकेट भी आपको साथ लगानी है। फार्मासिस्ट के लिए कर रहे हैं तो फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी आपको साथ लगा देनी है। ऑनर एंड अवार्ड, प्रोफेशनल एंड सर्विस, भूतपूर्व सैनिक को सेना के दौरान जो ऑनर या अवार्ड मिले हैं उनका उल्लेख इसमें करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यह भी आपके लिए नॉट एप्लीकेबल ही रहने वाला है। डिटेल ऑफ प्रीवियस सर्विस इन डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में यदि आपकी कोई सेवा का विवरण है तो वह आपको इसमें डाल देना है, वरना यह भी आपका नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग एसएससी इफ एनी, यदि आपकी सर्विस का कोई पीरियड है तो वह आपको इसमें लिखना है, वरना नॉट एप्लीकेबल। डिटेल ऑफ प्रीवियस सर्विस, पीछे की सर्विस जो आपने ईसीएचएस में कहीं भी किया है पहले काम तो उसका विवरण डालना है, वरना यह भी आपका नॉट एप्लीकेबल ही रहने वाला है। जो सिविलियन आवेदक हैं उनके लिए 1 से 6 तक के ही कॉलम यहाँ पर रहेंगे, जिसमें भी आपको नेम वाले कॉलम में सिर्फ नेम ही लिखना है, सर्विस नंबर, आर्मी नंबर यह आपको नहीं भरना है। यदि आपके पास सिविलियन आवेदक होते हुए वर्क एक्सपीरियंस है तो कॉलम नंबर 6 भर दें। पैरामेडिकल पोस्टों के लिए आप भर रहे हैं तो फार्मासिस्ट या नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वह भर दें। बाकी 8, 9, 10, 11 तो एक्स सर्विसमैन के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर ज़्यादातर सिविलियन के लिए तो ये नॉट एप्लीकेबल ही रहने वाले हैं। उसके बाद प्लेस में आपको अपने गांव शहर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम लिख दें। डेट में आप जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं वह लिख दें। सिग्नेचर वाली लाइन में आप रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर करें। नेम ऑफ एप्लीकेंट में फिर से अपना कैपिटल लेटर में नाम लिख दें। तो यह 1 पेज का फॉर्म था जो लगभग सभी ईसीएचएस में भरा जाता है। कुछ ईसीएचएस में 2 पेज वाला भी फॉर्म होता है जो कि जिसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका 2 पेज का फॉर्म है और ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। यदि आपका 2 पेज वाला फॉर्म है तो देखिए इसको आपको कैसे भरना है। सबसे पहले बात करें नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड की, इसमें आपको वही पद का नाम लिखना है। चॉइस ऑफ पोलो क्लिनिक अप्लाइड, जिस भी पोलो क्लिनिक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम कैपिटल लेटर में डाल दें। नेम ऑफ कैंडिडेट यानी अपना नाम यहाँ पर कैपिटल में लिखना है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ है वह चिपका देना है।
फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का या पति का नाम लिख देना है। एक्स सर्विसमैन है तो 5वां कॉलम है आपके लिए। अदर भूतपूर्व सैनिक न होकर सिविलियन आवेदक हैं तो यह कॉलम आपको नहीं भरना है। भूतपूर्व सैनिक है वह अपना सर्विस नंबर, रैंक, आर्म सर्विस लास्ट यूनिट और डेट ऑफ रिटायरमेंट उनको भरनी होगी। 6 नंबर में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एज आपकी जो भी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उसके अनुसार काउंट कराई जाएगी, तो उसके अनुसार आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं वह आपको लिख देना है। पुरुष आवेदक मेल लिख दें 8 नंबर कॉलम में, महिला आवेदक फीमेल। 9 नंबर में आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है, जिसमें सबसे पहले बात करें तो ए नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं आपको अपना पूरा है वह पता पिन कोड के साथ लिख देना है। बी नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सी नंबर में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही डालें जो कि आपकी वर्तमान में चल रही है, ताकि आपको साक्षात्कार की सूचना दी जा सके। कॉलम नंबर 10 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण डालना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी 8वीं का विवरण डालना है कि आपने 8वीं परीक्षा कौन से सन में पास की है, किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया। यदि 8वीं में आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप इसमें स्कूल का नाम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स में पास किए, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स 8वीं में आपका प्रतिशत क्या था। इसी तरह से 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा डिग्री है तो उसका विवरण, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, कोई IT कंप्यूटर कोर्स है या अन्य कोई योग्यता है तो उसका विवरण आप इसमें डाल सकते हैं। कॉलम नंबर 11 में उसी तरह से आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है, जैसे आपने पहले वाले फॉर्म में डाला था। किस संस्थान में आपने काम किया है, कब से काम किया है, कब तक काम किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है, रीजन आपका क्या था, ड्यूटी आपकी किस प्रकार से रही है वहां पर। 12 नंबर कॉलम की बात करें तो यदि प्रेजेंटली किसी ECHS में काम कर रहे हैं तो कब से कब तक, कितने साल का आपका अनुभव है वह डालना है, वरना नॉट एप्लीकेबल। रीजन फॉर लिविंग ECHS में कार्य छोड़ने का आपका कारण क्या रहा था वह आपको लिखना है, वरना सिविलियन को नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपके डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के नीचे आपको अपना हस्ताक्षर करना है। प्लेस में गांव या शहर का नाम, डेट में जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह, सिग्नेचर वाली लाइन पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। डॉक्यूमेंट आपको देख सकते हैं जो भी लगाने हैं, बाकी आपको डिटेल में भी है मिल जाएंगे। जो भी आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट है, भूतपूर्व सैनिक है तो आई कार्ड है, PPO है, ये सब आपको इसके साथ लगाकर भेज देना है। इसके बाद बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो कई सारी ECHS में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी फॉर्म के साथ ही भेजना होता है, जो कि आपका CMO से बनवा कर देना है या SCMO से। CMO से सिविलियन आवेदकों को बनवाना होता है और SCMO से भूतपूर्व सैनिक है वह बनवा सकते हैं। इसमें बात करें आपको क्या भरना है, तो सबसे पहले आई डू हेयर बाय एग्जाम्ड नंबर। नंबर ये है जो भूतपूर्व सैनिक का नंबर, और रैंक रहेगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो ये दोनों आपके खाली रहेंगे। आपको फिर नाम अपना लिख देना है, जो भी आपका नाम है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, श्री, अपने पिता का नाम लिख दें। रेजिडेंस ऑफ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका कौन सा है वह लिख दें। पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको इसमें डाल देना है। और आपकी एज ऑन 17 फरवरी 2024 को कितने साल, यानी जो भी अंतिम तिथि आपके फार्म की रहेगी उसके अनुसार आपकी डेट कितने ईयर की हो गई है वह कंप्लीट ईयर में आपको यहाँ लिख देनी है। महीना और दिन आपको छोड़ देना है और आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है। प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फार्म भर रहे हैं वह आपको डाल देनी है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होगा और उसके बाद यह CMO से काउंटर साइन कराया जाएगा।
नीचे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर CMO प्लेस लिखेगा, डेट लिखेगा और सिग्नेचर और अपनी मोहर लगा देगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर यानी SCMO एक्स सर्विसमैन के लिए सर्टिफिकेट पे साइन करेगा, और चीफ मेडिकल ऑफिसर है वह सिविलियन के लिए, जो कि सिविल अस्पताल से आपको बनवा कर देना होगा, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल से ही आपको यह बनवाना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको फार्म के सभी कॉलम के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। यदि फिर भी किसी कॉलम के बारे में आपको कोई संदेह है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।